तो चलो यार, फटाक से क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसके अंतर्गत आज जो भी पढ़ाया गया उसका फटाक से रिवाइज करते हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको जानने से पहले, क्योंकि हम लोग 11th में आ चुके हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 9th और 10th में क्या क्या जाना, एक बार उसको हम लोग को देखना ज़रूरी है। हम जानते हैं क्लास 9th और 10th में कुछ प्राचीन चीज़ों के बारे में कि प्राचीन समय में मुद्रा वगैरह का क्या हाल था। हम देखते हैं गरीबी को, हम इसी के साथ देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को। परंतु जब इन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि मुद्रा आती है और मुद्रा के बाद सिक्के बनते हैं और नोट वगैरह जारी होते हैं, फिर और भी विकास होता है। इसके इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे जो विकास का चरण है वो बढ़ते जा रहा होता है। परंतु इसी बीच एक और कहानी हम देखते हैं, जब हमारे भारत में आगमन होता है ब्रिटिशों का, औपनिवेश काल शुरू होता है हमारे भारत का। तो आज का जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग यही देखने वाले हैं। इस पूरे एक बोर्ड पर पूरे चैप्टर का नोट्स मैंने लिख दिया है, पूरा एकदम भरा हुआ है बोर्ड। तो चलो भाई देखते हैं कि क्या है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था तब भारत की क्या स्थिति थी, व्यापार में, कृषि में, औद्योगिक क्षेत्रों में, और उस समय की जो व्यावसायिक स्थिति थी, उस समय की जो आधारिक स्थिति थी, उसमें क्या स्थिति थी। और इसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या स्थिति थी जब अंग्रेज भारत में थे और क्या स्थिति थी जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए। तो भारत की स्थिति क्या थी, और वो भी स्थिति के अंतर्गत हम आर्थिक स्थिति को ज़्यादा देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। ये दो लाइन जो लिखी हुई है इसी में हम पूरी समरी देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे कि विकास तो थोड़ा मोड़ा हुआ है, परंतु वो निम्न विकास है, निम्न स्तरीय विकास है। और वो भी किसके शासन काल का विकास है? औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत विकास है। ठीक है भैया, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल का विकास है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। और भी पहले की बात की जाए, जब राजाओं का शासन था तब तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत खतरनाक थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था इसको। अंग्रेज आए, लूट के चले गए, बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो ये सब चीज़ें थी। हम देखते हैं कि भारत की वस्तुओं का विश्व के बाजार में कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी, यानी कि भारत प्रतिष्ठावान देशों में था। अभी तक भारत प्रतिष्ठावान देशों में है। परंतु फिर जब अंग्रेजों की एंट्री होती है तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा रची आर्थिक नीतियों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था विकास नहीं अपितु मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण था। हम देखते हैं कि जो अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेज जो आए मतलब उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं किया, उन्होंने विकसित किया तो केवल अपने घर की अर्थव्यवस्था यानी कि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को विकसित किया। यहाँ पर ब्रिटिश से जो अर्थ है वो ब्रिटेन से है, जो कि यूरोप के अंतर्गत एक द्वीप है। इंग्लैंड, वहाँ के जो अंग्रेज हैं उनसे ब्रिटिश का जो औपनिवेश शब्द का जो तात्पर्य है वो उनसे है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय व्यवस्था का विकास में भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति करना और तैयार माल का आयात करता मात्र रह गया था। हमारा भारत कच्चा माल इंग्लैंड देता था और इंग्लैंड में कच्चे माल से बनता था कपड़ा, और वो कपड़ा जो भी चीज़ें बनती थी तैयार माल, वो वहाँ से हमारे यहाँ आता था और यही प्रक्रिया चलती रहती थी।
भारत इधर से कच्चा माल यानी कि नील मान लो है, नील कच्चा माल है वो दे रहा है वहाँ पे नील कपड़ा बन रहा है और फिर कपड़ा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। फिर से कच्चा माल जा रहा है, कपड़ा आ रहा है, खरीद रहे हैं, हो रहा है सिस्टम। तो ये चीज़ें चल रही थी। इसी को हम लोग विस्तार से इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि उस समय पर कृषि की जो व्यवस्था थी, कृषि की व्यवस्था का उस समय क्या हाल था। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। ब्रिटिशों के शासनकाल के अंतर्गत भारत में लगभग मैं कह सकता हूँ 70 से 80% लोग, यहाँ पर मैंने 85 लिखा है, ये लोग कृषि पर ही निर्भर थे। अंग्रेजों की भू व्यवस्था ने कृषि उत्पादकता पर काफ़ी प्रभाव डाला। अब इस समय जो कृषि के लोग हैं वो लगभग बहुत सारे लोग हैं, मतलब आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या जो क्या है वो कृषि पर निर्भर है। परंतु कृषि की जो उत्पादकता है, कृषि पर अंग्रेजों का प्रभाव रहा। किस प्रकार से प्रभाव रहा तो हम देखते हैं। भू व्यवस्था एक बहुत बड़ा कारण रहा। एक कारण था राजस्व व्यवस्था, कर प्रणाली, बहुत ज़्यादा कर लेते थे ये लोग, पहले भी कर लेते थे राजा लोग, परंतु अब अंग्रेजों के आने के बाद कर व्यवस्था बदल गई, बहुत शोषण हुआ अंग्रेजों का। उर्वरकों का नगण्य उर्वरक यानी कि जो हमारा फसल उगाने के लिए उपयोगी कुछ पदार्थ होते हैं वो बहुत ही कम थे, तो फसल की उपज जो है बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी। जमींदारी व्यवस्था तो हमने देखा ही है हिस्ट्री में कि एक खेत रहेगा, उसका जमींदार रहेगा, किसान लोग उस पर खेती करेंगे या फिर किसान जो है कि जमींदार को कर देंगे, सिस्टम था। जमींदार खचर खचर कर लेता था। इसके कारण हम देखते हैं कि जो हमारे किसान लोग हैं उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उनका जो ग्राफ है वो नीचे गिरता रहा। कृषकों की जो व्यवस्था है उसमें बहुत, कृषकों की जो स्थिति है उसमें बहुत ही गिरावट आई। तो ये तो हो गया किसानों की स्थिति। हम देखते हैं किसानों की स्थिति भी दयनीय थी। औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए, जो हमारे विनिर्माण क्षेत्र हैं उनकी बात की जाए, हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी बात की जाए, तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में भी परिणाम नकारात्मक ही रहे। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या क्या था इस विषय को लेकर, तो अंग्रेजों का 2 उद्देश्य जो प्रमुख था, वो उनका प्रमुख उद्देश्य हमने पहले ही बात कर लिया है कि तो पहला उद्देश्य तो ये था कि भारत को इंग्लैंड के लिए कच्चा माल निर्यातक बनाना, और दूसरा था कि अपने उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक बड़ा बाजार बनाना। अंग्रेजों का उद्देश्य यही था कि भारत से खूब कच्चा माल लो और उसको ब्रिटेन में दो, और ब्रिटेन के पास बहुत बढ़िया एक बाजार मिला हुआ है भारत में। ब्रिटिश सामान बना रहा है जब बेचेगा कहाँ, ब्रिटेन में तो बिक ही रहा है और साथ साथ भारत में बिक रहा है। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य था इस चीज़ को लेकर। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे चलकर सूती वस्त्र व पटसन उद्योग आरंभ हुए। सूती वस्त्र की बात की जाए तो सूती वस्त्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। पश्चिमी क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात से है, और पटसन उद्योग बंगाल प्रांत तक ही सीमित रह सके। इस्पात उद्योग के अंतर्गत टाटा आयरन स्टील कंपनी सन 1907 में आरंभ हुआ, और इसमें भी हम देखते हैं कि मतलब आरंभ तो हुआ परंतु बहुत अधिक ये विकास नहीं कर पाया। और इसके बाद एक और टर्म देखते हैं कि जो पूंजीगत उद्योग है इसका अभाव बना रहा, और यही कारण था कि जो औद्योगिक विकास है वो बहुत अच्छा न हो पाया। पूंजीगत उद्योग का अर्थ है मशीनरी उद्योग, यानी कि जो कल कारखाने, मतलब जो लोहे वगैरह की चीज़ें हैं, जैसे पार्ट्स वगैरह हो गए, मशीन के पार्ट्स वगैरह हो गए, तो ये सब का जो उद्योग है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। जैसे कि अभी हमारे अडानी अंबानी जी हो गए, टाटा स्टील कंपनी वगैरह हो गई, ये सब, तो उसके कारण यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत हमने ये देखा कि सूती और पटसन 2 हमारे पास आए और दोनों ही सीमित रहे। टाटा स्टील कंपनी आई तो थोड़ा सा अपना प्रभाव बनाया, परंतु पूंजीगत उद्योगों की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव रहा। अब हम लोग देखते हैं आगे विदेशी व्यापार को। भारत का विदेशी व्यापार, प्राचीन समय से भारत व्यापारिक देश रहा।
परंतु अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पर प्रतिबंध नीतियों के कारण विदेशी व्यापार की नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंततः भारत कच्चे माल का निर्यातक मात्र रह गया। ये बात हमने पहले ऊपर भी डिस्कस कर ही ली है भैया कि अंग्रेजों के आने के बाद जो प्रभाव पड़ा विदेशी व्यापार पर, वही प्रभाव पड़ा कि कच्चे माल का निर्यातक मात्र रह गया। और कच्चे माल के अंतर्गत हम देखते हैं कि कपास, नील, चीनी, ऊन, पटसन आदि आता है। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि यह इंग्लैंड के बनी वस्तुओं का उपभोक्ता ही बन के रह गया। एक सबसे बड़ी चीज जो हम देखते हैं कि स्वेज नहर 1869 में जब बनती है, तो स्वेज नहर के बनने के बाद भारतीय व्यापार का अंग्रेजों पर नियंत्रण और भी सख्त हो गया, क्योंकि बहुत आसानी से घुस जाते थे। स्वेज नहर बहुत बड़ी जो जलमार्ग है, जलमार्ग का रास्ता है, उसको कम कर देता है। तो स्वेज नहर बन जाने के कारण एक नहर बन गई, कृत्रिम नहर, हमारे लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली। इसके कारण बहुत ही आसान हो गया यूरोप क्षेत्रों से इधर आना, यानी कि ब्रिटेन से इधर आना हमारे भारत में। तो बहुत अच्छा खासा नियंत्रण हो जाता है अंग्रेजों का भारत में। किसके कारण? स्वेज नहर के आने के कारण। स्वेज नहर कब बना? तो 1869 में बना। अब देखते हैं हम लोग जनांकीय परिस्थिति। तो चलो अब देखते हैं जनांकीय परिस्थिति को। जनांकीय, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग यही देखते हैं, जनांकीय परिस्थिति यही है कि जो जन की अंकिकीय परिस्थिति है ना, अंकों के मामले में हमारे जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति थी, उनको अंकों के माध्यम से समझते हैं। हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 1881 की जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या ब्यौरे एकत्रित किए जाते हैं। सबसे पहले सन 1881 में जनसंख्या ब्यौरे जो है वो एकत्रित किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1921 के पूर्व भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो भारतीय जनगणना है उसका प्रथम सोपान क्या था, तो हम कह सकते हैं कि सन 1921 से पहले का जो समय था वो प्रथम सोपान के अंतर्गत आता है, और द्वितीय सोपान सन 1921 के बाद से शुरू होता है। हम देखते हैं कि सन 1921 के बाद से द्वितीय सोपान आरंभ हो जाता है, ऐसा माना जाता है। साक्षरता दर की बात की जाए 16% थी, 16% से भी कम थी, और महिलाओं की स्थिति नगण्य थी। महिलाएं एकदम साक्षर थी ही नहीं, मान के चलो, बहुत कम थी। उसके बाद देखते हैं कि जन स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ नहीं थी, इसके कारण संक्रमण रोगों में भी बहुत वृद्धि देखी जा रही थी। जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, 44 वर्ष थी। व्यवसायिक, अच्छा अभी हमने क्या देखा, जनांकीय परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ आंकड़ों को हमने देखा, जैसे कि हमने देखा साक्षरता दर के आंकड़ों को, हमने जीवन प्रत्याशा के आंकड़ों को देखा, हमने देखा कि जो जन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुलभ नहीं थी। ये सब हमने देखा हमने जनांकीय परिस्थितियों के अंतर्गत। अब हम देखने वाले हैं व्यावसायिक संरचना, जो व्यवसाय है उसकी संरचना क्या थी। तो व्यावसायिक संरचना में हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। 70 से 75% लोग कृषि करते थे। 10% लोग आते थे सेवा क्षेत्रक और विनिर्माण क्षेत्रक में, और उसमें भी 10 से 20 जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। 10 से 20% को रोजगार मिल पा रहा था। कुछ क्षेत्रों में कृषि बहुत कम थी और विनिर्माण क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ रहे थे। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया व्यावसायिक संरचना। हम देखते हैं व्यावसायिक संरचना में कि कृषि बहुत ज़्यादा थी, और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि कुछ भारत के कुछ क्षेत्रों में कृषि डाउन हो रही थी, और जो हमारा महत्व था विनिर्माण उद्योग का वो बढ़ रहा था। विनिर्माण उद्योग और सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा था। हम देखते हैं आधारिक संरचना को। आधारिक संरचना की बात की जाए तो अंग्रेजी शासन में देश में रेल, पत्तन, डाक आदि का विकास हुआ, और इन सब का विकास हम देखते हैं कि जो हमारे अंग्रेज हैं वो अपने ही लाभ के लिए करते हैं। इनका उद्देश्य ये नहीं था कि हमारे जो अंग्रेज हैं कि भाई मतलब ये सोचें कि हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उनको कुछ हम सुविधाएं प्रदान कर दे, तो उसके लिए इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ ही था केवल अपना फायदा कमाने के लिए। ये भारत आए थे फायदे के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रेल वगैरह बनाते तो हैं, परंतु ये कार्य भी स्वहित के लिए किया गया। अंग्रेजों ने सन 1850 में रेलों का आरंभ किया, और ये कहा जाता है कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था हमारे भारत पर।
परंतु ये भी इन्होंने किसके लिए किया था? खुद के लिए। चलो भाई, 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से थाने पहली ट्रेन चलती है, पहली रेल चलती है। भारत में पहली रेल कब चलती है? बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये प्रश्न का उत्तर है हमारा सन 1853। 1853 को हमारी भारत में पहली बार ट्रेन चलती है, और वो भी 16 अप्रैल, एक फेमस दिन। चलो भाई, तो और ये जो है कि 34 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और इसमें 14 डब्बे होते हैं। भारत ने पहली हवाई उड़ान 18 फरवरी सन 1911 को तय कर दी। ऐसे ही लिख दिया है मैंने, ये डेटा याद रहे। इन सब का उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना और व्यापार में सुगमता था। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ के जनहित बहुत खुश रहें, है ना। जनहित का तो बस शोषण चाहते थे ये। चलो, जनसामान्य मुश्किलों से ही इन सुविधाओं को प्राप्त कर पा रहा था। जनसामान्य जो था, हमारा जो आम जनता थी, वो बहुत ही मुश्किलों से इन सुविधाओं को प्राप्त कर पा रही थी। पर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डाकघर वगैरह की, तो डाकघर व्यवस्था में भी, डाकघर में जो हमारा जो आम जनता है इसका खूब फायदा उठाया, परंतु इनमें भी सुविधाएं वो बहुत ही पर्याप्त ही पा पाया। हम आगे देखते हैं कि डाक व्यवस्था जनसामान्य को अपर्याप्त सुविधाएं ही प्रदान कर पाया। अंततः जो हमारा निष्कर्ष निकल कर आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी छाप छोड़ चुका था। कृषि क्षेत्र अपनी उत्पादकता स्तर खो चुका था। औद्योगिक क्षेत्र भी वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। और संक्षेप में कहें तो देश की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थीं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। हम लोग का चैप्टर का नाम था स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। हम एक शब्द में कहें तो स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही उथल-पुथल थी, या यूं कहें कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण थी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, और अब आई थिंक क्लासेस होंगी दिवाली के बाद। चलो मिलते हैं अब दिवाली के बाद।